नमस्कार, मैं विवेकानंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पिछले 7 सालों से मैं राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में और एमफिल मेरा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किया है। पिछले कुछ समय से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज है, उन पर नियमितता से इस प्रकार के वीडियो लेक्चर्स कर रहा हूँ, ताकि जो इस प्रकार के जो प्रश्न है, इस प्रकार के जो सवाल है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स और साथ ही में बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, उन पर पूछे जाते हैं, उसकी एक साझा समझ युवाओं में बने। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंडिया एंड इट्स नेबरहुड एन ओवरव्यू, यानी कि भारत और उसका पड़ोस, एक साझा समझ इस विषय को लेकर के मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इस चर्चा को आगे ले जाने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार के वीडियोस जो है बनाने के लिए बड़ा समय लगता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, उसके लिए एक मोटिवेशन भी लगता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह अगर वीडियो आपको पसंद आता है, इस प्रकार के जो लेक्चर्स मैं कर रहा हूँ, ये आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही में अपने दोस्त हैं या आप स्वयं कोई यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स नहीं लिख रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं कि उनको इस प्रकार के वीडियोज़ महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं उनके लिए, उनमें भी ये साझा करें। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा था, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड एन ओवरव्यू, इस विषय को लेकर के हम चर्चा करने जाएँगे। और इस वीडियो लेक्चर में मैं भारत की जो पड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, उससे संबंधित जो नीति है, उसका विकास कैसे हुआ? भार उन उस नीति का आज के समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है? उसका रेलेवेंस क्या है? और भारत के सामने ये विदेश नीति जो है, अपने पड़ोसी देशों के साथ बनाने में क्या चैलेंजेस है? इन कुछ विषयों को लेकर के मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। 2003 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, "यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स।" आप अपने दोस्तों को बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। यू कैन इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, "योर नेबर्स आर गिवन, दे आर देयर एंड दे आर गोइंग टू स्टे देयर। यू कैन हैव ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस इन चूजिंग योर फ्रेंड्स।" आपके दोस्तों को चुनने में आपको एक स्वतंत्रता हो सकती है, आपको स्वायत्ता हो सकती है, लेकिन अपने जो पड़ोसी कौन है उनको चुनने में, उनको चूज़ करने में आपको स्वतंत्रता या स्वायत्ता नहीं हो सकती। इसी प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी, भारत के अभी के प्रधानमंत्री, अभी इलेक्शंस हुए हैं और जहाँ तक सभी की एक साझा समझ है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एक बार तीसरे टर्म के लिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे ही। तो उन्होंने 69th सेशन, जो जनरल असेंबली का सेशन हुआ था, उसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जनरल डिबेट में उन्होंने कहा था कि "अ नेशंस डेस्टिनी इज लिंक्ड टू इट्स नेबरहुड। दैट इज व्हाई माय गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन एडवांसिंग फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद हर नेबर्स।" इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो भाग्य है वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, उनके साथ सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमने प्राथमिकता रखी है। यह हमारी विदेश नीति के प्राथमिकता के मुद्दों में से एक मुद्दा है। यह कुछ बातें जो है हमें समझने की आवश्यकता है। हम जब आंसर्स भी लिखेंगे, तो इस प्रकार के कुछ कोट्स भी अगर हम लिखते हैं और कुछ स्कॉलर्स ने क्या कहा है, भारत के विदेश नीति के संदर्भ में उनको ज़रा-सा उनका अगर ज़िक्र करते हैं, तो हमारे आंसर्स में एक ऑथेंटिसिटी, उसमें प्रामाणिकता जो है वो आती है। और भारत के हम जो पड़ोसी राष्ट्रों की जब चर्चा करते हैं, तो उसमें अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उनमें चाइना, इस प्रकार के देशों का समावेश जो है भारत के पड़ोसी मुल्कों में होता है।
और ये जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन अ स्टेबल, सिक्योर एंड पीसफुल नेबरहुड। भारत का जो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक विकास जो है, वह जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे अगर स्थिरता है, वह देश सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है और वह शांत है, तभी जाकर के भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में एक प्रकार से मदद होगी। अगर यह जो हमारे पड़ोसी मुल्क अनस्टेबल, इनसिक्योर, अनपीसफुल अगर होंगे, पीसफुल नहीं है वहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अगर रहेंगे, सो दैट विल पुट अ बर्डन ऑन आवर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशियो सोशल स्टेबिलिटी इन आवर नेशंस आल्सो। अगर यह देश अगर सुरक्षित नहीं है, वहां पर शांति व्यवस्था कायम नहीं है, वहां की राजनीतिक परिस्थितियां सतत फ्लक्चुएटिंग है, तो हमारे भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में एक प्रकार की बाधा निर्माण हो सकती है। इसलिए हमारे हमारे जो संबंध है, हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे रहे, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रहे, ये हमारे हित में है। टी राजा मोहन एक बड़े स्कॉलर है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर एक अथॉरिटी समझा जाता है, एक अधिकारी उन्हें माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि विदाउट एंड्योरिंग प्राइमेसी इन वन्स ओन नेबरहुड, नो नेशन कैन बिकम अ क्रेडिबल पावर ऑन द ग्लोबल स्टेज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत के आस पड़ोस में अगर टिकने वाली शाश्वत शांति व्यवस्था नहीं है, उसमें स्टेबल, सिक्योर एंड पीसफुल अगर नेबरहुड नहीं है, तो ऐसा कोई भी देश नहीं होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना एक परचम लहराएगा, अपनी एक अमिट छाप छोड़ेगा। मतलब अपनी एक पहचान बनाने के लिए, एक अच्छे विकसित राष्ट्र की पहचान बनाने के लिए, पास आस पड़ोस के जो देश है, पड़ोसी मुल्क है, उनके साथ हमारे संबंधों को अच्छा होना चाहिए। ऐसा सी आर मोहन, मतलब सी राजा मोहन ने, उनकी जो किताब है इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी को डायमेंशंस, वो 2007 में पब्लिश हुई थी, वह उनका ऑब्जर्वेशन। उसी प्रकार से सी राजा मोहन और एस डी मुनि जो साउथ एशियन सेंटर में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक नामी गिरामी प्रोफेसर है। इन दोनों ने कहा था कि फॉर इंडिया achieving the objectives of becoming one of the principal powers of Asia will depend entirely on India's stability to manage its own neighborhood. भारत को अगर एक महत्वपूर्ण एशिया में एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में अगर उभरना है, तो भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो है संबंधों को सुधारना होगा और वहां उनकी प्रगति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यह सी राजा मोहन और एस डी मुनि ने कहा था। तो अगर हम इंडिया की नेबरहुड की जब बात करते हैं, इंडिया के पड़ोसी मुल्कों की जब बात करते हैं, तो इंडिया के पड़ोस के संदर्भ में हम कहेंगे कि एक जियोपॉलिटिक मतलब ये भू राजनीतिक एक इंटरप्रिटेशन है, एक ऐसी व्यवस्था है वह, and can vary based on historical, political, economic and security considerations। तो यह जो भारत के जो पड़ोसी मुल्क की संकल्पना हम मानते हैं, इस पड़ोसी मुल्कों की संकल्पना में हम एक भू राजनीतिक उसका विशेषता है उसकी, और उसी के साथ में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इसका ऐतिहासिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, मतलब हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशंस जो है वो महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो सामरिक महत्वपूर्ण जो बातें हैं भारत के विदेश नीति से जुड़े हुए, वह बातें एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। अब भारत का जो इमीडिएट नेबरहुड जिसे हम कहते हैं, या बिल्कुल भारत के बॉर्डर्स के साथ जिन देशों की बॉर्डर्स जुड़ी हुए हैं, उनमें अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन देशों का समावेश होता है। और इन देशों के साथ भारत की जो है एक सिविलाइजेशनल रिलेशंस, और इसी के साथ में एक शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट
भी हम पा सकते हैं। सिविलाइजेशनल रिलेशंस मतलब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, इन देशों के सांस्कृतिक विरासत से मिली-जुली विरासत है, ऐसा हम मान सकते हैं। आप अगर देखें तो ऐतिहासिक तौर पर अफ़गानिस्तान, गांधार जो हम कहते हैं, तो वहाँ की कंदाहार आज का जो है, तो गांधारी जो थी वहाँ से थी। बांग्लादेश तो 1947 तक भारत ही था। भूटान हम जानते ही है कि एक सांस्कृतिक संबंध है, चाइना के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध है। मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इन सभी देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध सदियों से है। इसी के साथ में इनके साथ हम हिस्ट्री, इतिहास, संस्कृति और लोगों के बीच में जो संवाद है कॉन्टैक्ट्स है, वो सदियों से रहे हैं। तो इसीलिए ये जो इमीडिएट नेबरहुड को हम इसलिए मानेंगे क्योंकि इनके साथ हमारी सिविलाइजेशनल एज़ वेल एज़ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स भी है। इनमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इनको हम इमीडिएट नेबरहुड कहेंगे। सो और भारत की ये जो प्राथमिकताओं में ये फर्स्ट सर्कल, ये प्रथम चरण है एंड भारत की भी अपेक्षा है कि यह जो इमीडिएट नेबरहुड के जो देश है, इन देशों ने भी भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है, सुरक्षितता से संबंधित भारत की सामरिक सुरक्षितता से संबंधित, भारत की जो सॉवरेनिटी जिसे हम कहते हैं, संप्रभुता से संबंधित जो भी मामले हैं, इन मामलों को लेकर के ये देश भी सजग रहे, वह सचिंत रहे, ये भारत की अपेक्षा है। सो इंडिया आल्सो एक्सपेक्ट्स these countries which are located on India's immediate neighborhood to be sensitive to India's core security concerns that we need to keep in mind. Now, अब इंडिया की जो नेबरहुड की जो कॉन्सेप्ट है, उसके संदर्भ में जब भी हम चर्चा करेंगे, देन देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट वी मस्ट रिमेंबर। तो पहली तो बात यह है कि इंडियाज नेबरहुड कॉन्सेप्ट हैज बीन डोमिनेटेड बाय द फैक्ट दैट इट हैज 15,000 किलोमीटर्स लॉन्ग लैंड फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। इन देशों के साथ पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन देशों के साथ भारत की जो बॉर्डर्स जो है, वह 15,000 किलोमीटर्स की बॉर्डर्स भारत शेयर करता है। 15,000 किलोमीटर्स के बॉर्डर्स, लंबा एरिया है। एंड ऑल्सो भारत जो है, इंडिया शेयर्स 700 किलोमीटर्स लॉन्ग मेरीटाइम बाउंड्रीज विद श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार इन देशों के साथ जो हमारी जो सामुद्रिक सीमाएँ हैं, मैरीटाइम बाउंड्रीज़ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम समुद्रिक सीमाएँ कहेंगे, वह 7,000 किलोमीटर्स की। इसी के साथ में हमें यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि इंडोनेशिया को भी हम इमीडिएट नेबरहुड में हम रख सकते हैं, हमें समझना ही चाहिए क्योंकि ओनली 90 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच ऑफ वाटर separates India from Indonesia. So therefore, Indonesia could be considered as a direct neighbor of India क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के बीच में केवल 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वाटर का डिस्टेंस है, उनकी बाउंड्रीज को सेपरेट करता है। तो सिर्फ भारत की मेरीटाइम बाउंड्रीज और इंडोनेशिया की मेरीटाइम बाउंड्रीज के बीच में जो सेपरेशन ऑफ वाटर वाटर है, वो सिर्फ 90 किलोमीटर्स का है। उस सेंस में अगर हम देखें तो इंडोनेशिया को भी हम इमीडिएट नेबरहुड में हम समझ सकते हैं। और भारत की जो हम कहेंगे कि एक्सटेंडेड नेबरहुड से हम कह सकते हैं कि जो इमीडिएट नेबरहुड नहीं, लेकिन भारत का हम नेबरहुड में ही उनको अगर हम मान लेते हैं, तो उनमें हमें देखना होगा कि दीज कंट्रीज आर जियोग्राफिकली लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम इंडिया सच एज, मतलब भारत के जियोग्राफिकली मतलब एक तो लैंड बाउंड्रीज और इवन इन द सेंस ऑफ मेरीटाइम बाउंड्रीज, ये दोनों भी सेंस में अगर हम देखें तो थोड़ा भारत से दूर है। इनमें इंडियन ओशन रीजन के देश हैं, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के देश है और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, इन सभी रीजन्स का जो जो देश है, उनको हम भारत के थोड़ा सा एक्सटेंडेड नेबरहुड, थोड़ा दूर के दूर है, लेकिन वो वह देश भी हमारे पड़ोसी देश है। तो इंडियन ओशन रीजन
महत्वपूर्ण भारत के लिए है, क्योंकि भारत का जो स्टेक्स है 7,500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन जो है भारत की, ये इंडियन ओशन में है। जो पूरी तरह से जो साउथ में इंडियन ओशन भारत के अगर हम देखें तो भारत की एक लंबी बाउंड्री जो है इंडियन ओशन में जुड़ी है, वो 7,500 किलोमीटर्स की है। इसी के साथ में 14,500 किलोमीटर जो नेविगेबल वाटरवेज है। नेविगेबल वाटरवेज मतलब भारत 14,500 इतनी जो है वहां पर भारत की जो जहाज है वहां पर जाते आते रहते हैं। और इसी के साथ में 212 जो है एक्टिव पोर्ट्स, उनमें से 12 पोर्ट्स है हमारे खुद के हैं, और कुछ जो भारत के जो स्टेट्स है ऐसे 212 पोर्ट्स मतलब बंदर जो है जहां से हम जहाजों को रोकने की व्यवस्था या जहाजों को वहां से जाने की व्यवस्था होती है। और साथ ही में अगर हम देखें तो भारत के कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल शिपिंग, एनर्जी इंपोर्टेशन, ट्रेड, टूरिज्म एंड फिशिंग, ये सारी चीजें जो है इंडियन ओशन रीजन में होती है। तो इंडियन ओशन रीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा जो है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, व्यावसायिक और अव्यावसायिक हमारी जो शिपिंग होती है वह इंडियन ओशन रीजन मतलब या इंडियन ओशन रीजन का जो एरिया है वहां पर होता है। इसी के साथ में जो है एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, भारत हमें हमारी जो भी जो क्रूड ऑयल है, तेल जो है उसकी निर्यात जो आयात निर्यात जो हमें करनी है, निर्यात तो हम करते नहीं है लेकिन प्राइमरीली आयात करते हैं। अभी तो ये कोविड के समय में और इसी के साथ में ये जो रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के समय में हमने रशिया से बहुत सारा जो ऑयल हमने इंपोर्ट कर लिया, उसको प्रोसेस करते हुए हमने उसका यूरोप को भी निर्यात किया है। तो ये जो आयात निर्यात है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन जो है वह भी इंडियन ओशन रीजन से होती है। जो बड़ा ट्रेड होता है उसमें इसी से होता है। टूरिज्म और फिशिंग ये भी महत्वपूर्ण सेक्टर्स है, क्षेत्र है। टूरिज्म मतलब पर्यटन का व्यवसाय भी इस एरिया में होता है, और साथ ही में फिशिंग जो है वह भी ये इंडियन ओशन रीजन में महत्वपूर्ण जो चीज है हमारे लिए होती है। इसलिए इंडियन ओशन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द कंट्रीज दैट कम इन इंडियन ओशन रीजन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उनमें इंडियन ओशन रीजन में से कुछ कंट्रीज जो है उसमें मालदीव्स, सिशेल्स, मॉरिशस, कोमोरोस, श्रीलंका, बहरीन, मादागास्कर, कतार, ओमान, सोमालिया, सिंगापुर, ये जो कंट्रीज है इनको इंडियन ओशन रीजन में समझा जा सकता है। और मैंने अभी कहा है कि व्हाई इंडियन ओशन रीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। देन देयर इज साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ये जो लुक ईस्ट 1992 में ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी और 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो बना करके हमने ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स के साथ व्यापार, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स जो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जुड़े हुए, हमारे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भी बढ़ावा देने की जो बात 2014 में, जो पहले 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी का विकास किया, कि जिसके माध्यम से ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ हम जुड़ेंगे और उनके साथ हमारे आर्थिक संबंधों को सुधारेंगे। और 2014 में उसी पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हुए इन देशों से डायरेक्ट संबंध कैसे बने, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसे बने, और इसी के साथ में जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो स्टेट्स है, ये जो 7 स्टेट्स है, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर वगैरह, ये जो 7 स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, सिक्किम को जो कहा जाता है, इनका भी विकास करने के लिए हमें ये जो साउथ ईस्ट ईस्ट एशियन रीजन है, और इसी के साथ में अगर हम देखें भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ हमारे संबंधों को सुधारने के लिए, और इसी के साथ में हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो भी जो ट्रांजैक्शन है या फिर जो भी अग्रीमेंट्स है या फिर जो भी मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन को फोकस किया गया, जो 1992 में मैंने कहा था लुक ईस्ट पॉलिसी, 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसको कहा जाने लगा। तो ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो है उनमें ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम,
इन देशों का जो समावेश है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में होता है। तो ये एक्सटेंडेड नेबरहुड की हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो उसमें किर्गिज़स्तान, नहीं, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान या किर्गिज़ रिपब्लिक जिसे कहा जाता है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इस प्रकार के देशों का समावेश जो है सेंट्रल एशिया में होता है। और वेस्ट एशिया जो महत्वपूर्ण, ये जो जितने भी क्रूड ऑयल है हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एंड दे हैपन टू बी द सेंटर्स ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज प्राइमरीली है ये सारी। तो वेस्ट एशिया में हम कहेंगे कि बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, पैलेस्टाइन का जो भी अभी जो वो इंडिपेंडेंट स्टेट तो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस उसको यूनाइटेड नेशंस में है ही। तो पैलेस्टाइन है, इज़राइल है, कतार, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन, इन देशों का समावेश जो है वो ईस्ट वेस्ट एशियन रीजन में होता है। तो जब हम हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करते हैं तो इंडियन ओशन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशियन रीजन, इन सब रीजन्स में आने वाले जो देश है वह भी देश हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में आते हैं। एंड ये जो एक्सटेंडेड नेबरहुड के जो देश है दे होल्ड a significant importance in terms of political, economic, cultural and strategic interactions with India। ये जो देश है राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से मतलब हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी ये जो देश है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एंड इसी के साथ में जो भारत एक ग्लोबल सुपर पावर तो बाद की बात है, पर रीजनल सुपर पावर मतलब एशियन रीजन में भारत एक फॉर्मिडेबल पावर बनने की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक मतलब सामरिक, ये बात ध्यान में रखना है, सुरक्षा से संबंधित। स्ट्रेटेजिक जब भी बात करेंगे, सामरिक सुरक्षा या सामरिक शक्ति की जब बात करते हैं, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित जुड़े मुद्दे, हमारे बॉर्डर से जुड़े हुए मुद्दे, ये सारे मुद्दे उसमें उन मुद्दों का समावेश वहाँ पर होता है। सो as India aspires to be a regional superpower and global leader, it's pursuing as a strong relation. It is pursuing strong relationship with its extended neighbors as with its neighbors। तो इसलिए हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं, इसी के साथ में जो एक्सटेंडेड नेबरहुड, जो इंडियन ओशन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशियन रीजन, यहाँ पे जो भी देश आते हैं, ये एक्सटेंडेड नेबरहुड के जो देश है, इन देशों के साथ भी हमारे संबंधों को, हमारे आर्थिक, हमारे राजनीतिक, हमारे सांस्कृतिक और हमारे सामरिक मुद्दों से जुड़े हुए अनेक सारे मसलों को सुलझाने के लिए हमारे संबंध, ये जो एक्सटेंडेड नेबरहुड के जो देश है, इनके साथ अच्छे होने की आवश्यकता है। यह बातें हमें ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ में अ, अगर हम इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसकी भी चर्चा हमें करने की आवश्यकता है। तो ये जो नेबरहुड को जब हम इम्पोर्टेंस देने लगे, उसका एक महत्वपूर्ण जो है बात, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हाउ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी केम इनटू बीइंग, और अभी उसका महत्व अभी क्या है। सो India's policy of neighborhood first has been an integral component of Indian foreign policy since 1947। हम स्वतंत्र देश बनने के साथ ही इंडिया हमने हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हमने मेहनत रखी है, और हमारे फॉरेन पॉलिसी का, हमारे विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उसे हमने बनाए रखा है। सो इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो 1947 से ही आगे बढ़ रही है। So India's first neighborhood first policy aims to foster stronger ties, enhance regional cooperation, and address mutual concerns with immediate neighboring countries। हमारा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है कि हम हमारे जो इमीडिएट नेबर्स है, जो बिल्कुल जिनके साथ हमारी बॉर्डर्स जुड़ी हुई है, उनके साथ एक मजबूत टाइज मतलब मजबूत रिश्ते बनाना, रीजनल कोऑपरेशन के साथ जो प्रादेशिक सहयोग जो है उसको बढ़ावा देना, और इसी के साथ में जो एक दूसरे से संबंधित जो भी
बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज है, और साथ ही में सम इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज है पाकिस्तान के साथ, जो हमारे संबंध है टेररिज्म के कारण की सदैव खराब रहे है। और साथ ही में अन्य देशों में से भी अगर हम देखें, जैसे म्यांमार से के साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितनी भी इंसर्जेंसी इंसर्जेंस इंसर्जेंट ग्रुप्स, मतलब भारत से सेपरेटिस्ट ग्रुप हम कह सकते हैं कि भारत से अलग होकर के या फिर अनेक प्रकार के मुद्दों को, मांगों को मनवाने के लिए जो उन्होंने बंदूकें हाथ में ले रखी थी, नागालैंड और इस प्रकार के अनेक सारे जो संगठन थे, अब तो बहुत सारी वहाँ की जो इंसर्जेंसी है वो खत्म भी हो चुकी है। वहां पर जो आफ्स्पा जो लगाया गया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सभी स्टेट से अभी जो है उसको रिपील भी किया गया है। मोदी सरकार में प्राइमरली उसको रिपील किया गया, मतलब उसको हटाया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है हमारे जो पड़ोसी देश जो है, सो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाई डू वी वांट टू एस्टैब्लिश stronger relationship with our neighbors? Because we want to enhance stronger ties with our neighbors, immediate neighbors, enhance regional cooperation with them, and also we want to address mutual concerns in terms of our security issues, terrorism related issues, and border related issues, and many other such issues are to be dealt with by by having very congenial and very cooperative contacts with the neighboring countries. Therefore, the immediate neighborhood जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे अच्छे मजबूत संबंध उनके साथ बनेंगे। हमारे जो प्रादेशिक सहयोग की जब बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात जो है महत्वपूर्ण आती बनकर आती है, और साथ ही में सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दे। एंड देयरफॉर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब मई 2014 में सबसे पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे वे, तो उनका जो स्वेरिंग इन सेरेमनी था, मतलब शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें उन्होंने साउथ एशिया के, मतलब हमारे जो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, इमीडिएट नेबरहुड है, उनके सभी के जो राष्ट्र प्रमुखों को, हेड्स ऑफ स्टेट्स को बुलाया था, और सभी लोग आए भी थे। एंड भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान को पहली विजिट रखी है, और देखते हैं हम कि भूटान के राजा और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सदैव भारत में आते रहते हैं। भूटान हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र है, और इसलिए भारत की जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है, भारत के प्रधानमंत्री 2014 में वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विजिट जो है वह उन्होंने भूटान को दी। और उसी के साथ में अगर हम देखें तो एक्ट, ये जो सारी जो पॉलिसीज हमने विकसित की, एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, सागर, ये सारे जो हमारे विदेश नीति से मुद्दे, विदेश नीति से संबंधित जो भी यह जो पॉलिसीज है, इन पॉलिसीज को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सतत प्रयास किए हुए हैं। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जो हम चर्चा करते हैं, मतलब नेबरहुड को हमने हमेशा ही प्राथमिकता तो दे रखी है, लेकिन हमारे विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, पड़ोसी को प्राथमिकता देने वाली ये जो हमारी विदेश नीति की ये जो नीति है, वह 2008 में पहली बार बनाई गई, जिसमें उस पांच जो एस से जुड़े हुए मुद्दे, S5 या 5S जिसे कहते हैं, उसमें सम्मान पहला, संवाद दूसरा, शांति, समृद्धि और संस्कृति, इंग्लिश में सम्मान रिस्पेक्ट, संवाद डायलॉग, शांति पीस, समृद्धि प्रोस्पेरिटी, और संस्कृति कल्चर। तो हमारे जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के माध्यम से हमारे जो इमीडिएट नेबर्स है उनके साथ जब हम हमारे संबंधों को निर्धारित करने की बात करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान, मतलब सॉवरेनिटी को लेकर के सम्मान, संप्रभुता को लेकर के सम्मान। इसका मतलब ये हुआ कि द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इनटू ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। और जो भी संवाद की, जब डायलॉग की बात करेंगे, तो जो भी विवादास्पद मुद्दे देशों के बीच में होंगे, वो डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उनको सुलझाया जाएगा। बॉर्डर्स पे आंतरिक शांति, आंतरिक स्तर पर भी, और बॉर्डर्स पे प्राइमरली शांति व्यवस्था को प्रस्तावित किया जाएगा। और एक दूसरे को ये जो रीजनल कोऑपरेशंस के माध्यम से एक दूसरे की समृद्धि में सहायभूत होंगे हम सभी लोग। और साथ ही में कल्चरल रिलेशंस, इसका मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स जो है उनको बढ़ावा देंगे।
ये जो 5 एस के आधार पर संवाद मतलब सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति, इन 5 एस को लेकर के 2008 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया था। 2014 के बाद में अगर हम देखेंगे तो ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और उसको मजबूत करते हुए it was decided to revamp the neighborhood first policy in order to strengthen ties through economic cooperation, development assistance, and addressing shared challenges. तो उसको और मजबूती देने के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ावा देने की बात हुई, इकोनॉमिक सहकारिता को बढ़ावा देने की बात हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इसी पॉलिसी को और स्ट्रेंथन करते हुए डेवलपमेंट असिस्टेंस मतलब भारत जो है, क्योंकि अगर हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन में अगर हम देखें तो भारत सबसे बड़ा देश है। इसलिए इसको साउथ एशियन रीजन को इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, भारतीय महाद्वीप कहा जाता है, बिकॉज इंडिया का जो इंडिया occupies somewhere around 70-75% of the land mass, equal number of the population, and economic size भी हमारा जो अन्य देशों की तुलना में बहुत बड़ा है। तो इन सब चीजों को लेकर के भारत जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्र भी है, और साथ ही में जैसे हमने शुरुआत में ही कहा था कि अगर आस-पास में शांति और उनकी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो उसका परिणाम हमारे आंतरिक मुद्दों पर भी होगा, हमारे विकास पर भी होगा। इसलिए जब कभी एक टर्ब्यूलेंस आता है आस पड़ोसी देशों के बीच में, तो हम पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। अब इस प्रकार के जो मुद्दे मालदीव में आए थे, मालदीव को हमने मदद की। अभी हाल ही के दिनों में 1 साल पहले वगैरह श्रीलंका में जो आर्थिक संकट उभरा था, तो हमने कई हज़ार करोड़ बिलियन डॉलर्स जो है, डॉलर्स के फॉर्म में हमने श्रीलंका की मदद की और उसके इकोनॉमिक रिवाइवल में हमने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो 2014 को और ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को रिवैम्प किया गया था। और इसी के साथ में हम जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में की बात जब करते हैं, तो हम ये जो रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की जब बात करते हैं और उससे संबंधित जो जो संगठन है, प्रादेशिक सहयोग संगठन जैसे सार्क है, दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन हम उसको हिंदी में कहेंगे, एंड इन इंग्लिश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसके माध्यम से साउथ एशिया में एक-दूसरे की सहायता के लिए संगठन बनाया गया था। उसी के साथ में ये जो बिम्स्टेक है, 1997 में बिम्स्टेक बना था। बिम्स्टेक का लॉन्ग फॉर्म होगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये ध्यान में रखना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऐसा उसका लॉन्ग फॉर्म है बिम्स्टेक का। और इस संगठन का निर्माण जो है 1997 में किया गया था। और इस संगठन के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत तो है ही, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इन देशों का समावेश है। तो ये जो सार्क हुआ या बिम्स्टेक हुआ, इस प्रकार के जो प्रादेशिक सहयोग संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से, उनके माध्यम से भी हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने की सदैव हम प्रयास करते रहते हैं। अब भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी जो है, भारत की पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध निर्धारित करने वाली हमारी जो नीति है, उसका विकास कैसे हुआ उसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यह जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, वो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ हमारे आदर्श है, उन आदर्शों के आधार पर भी उन आदर्शों का भी महत्वपूर्ण भूमिका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को निर्धारित करने में है। हम कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, सरकारें आती गई है, उसमें कुछ बदलाव होते गए हैं, लेकिन द कंटिन्यूटी हैज़ रिमेन्ड। सो देयर हैज़ ऑलवेज बीन द element of continuity despite certain changes have been accepted by the successive governments of India since 1947. लेकिन there are certain very important underlying issues or ideals which we have taken or which we have held together since independence। तो भारत का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को डिटरमिन करने का एक तो है हमारा जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा, जो भारत में जो जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म रहा है, ब्रिटिश
उपनिवेशवाद रहा है, उसके खिलाफ एक जो लंबी हमने जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, इन सब चीज़ों को लेकर के भी हमारे विदेश नीति पर उसका सारा असर रहा है। तो एंटी कॉलोनियलिज़्म मतलब उपनिवेशवाद के खिलाफ नीति, एंटी इंपीरियलिज़्म मतलब साम्राज्यवाद के खिलाफ नीति, और एंटी रेसिज़्म का मतलब हुआ, ये जो नस्ल के आधार पर जो सरकारें चलती थी, जैसे अपार्थाइड रेजिम जो थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ के जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने वहाँ के काले लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए थे और उनको सेकंड ग्रेड सिटीज़न का जो ट्रीटमेंट है, वो दे रहे थे। और इसके खिलाफ भारत स्वतंत्रता के पहले से ही आवाज़ उठाता रहा है। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर प्रभाव डालने वाले जो कारक है, जो एलिमेंट्स है, उनमें एंटी कॉलोनियलिज़्म, एंटी इंपीरियलिज़्म, एंटी रेसिज़्म, यह मुद्दे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। 1950 और 1960 के दशक में जो है, भारत की जो विदेश नीति है, वह आदर्शवाद से चल रही थी, या आदर्शवाद का महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर थी, और साथ ही में इट फोकस्ड ऑन इमीडिएट नेबर्स इन ऑर्डर टू परस्यू ओनली इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब भारत के सामरिक या सुरक्षा से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी बढ़ावा देने के लिए हमने जो है 1950 और 60 के दशक में भारत की जो विदेश नीति में जो पड़ोसी है उनको प्राथमिकता देने की बात जो है हमने की है। Now, India chose to deal with its neighborhood by engaging in bilateral talks and treaties and not in a regional framework. ये भी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जब भी हम बात करते हैं, तो हमने हमेशा हमारे विदेश नीति के सभी प्लेटफॉर्म्स में हमने हमेशा कहा है कि हमारे जो भी विवादास्पद मुद्दे होंगे, जो सिक्योरिटी से संबंधित हो सकते हैं, टेररिज्म के संबंधित हो सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर के अनेक सारे जो मुद्दे होंगे, इन सभी मुद्दों से संबंधित जब भी हम चर्चा करेंगे, वो हम बायलैटरल टॉक्स मतलब जिन 2 देशों के बीच में समस्या आया है, वो 2 देश बैठेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएँगे, संवाद को आगे बढ़ाएँगे। वो रीजनल फ्रेमवर्क में नहीं, हम सभी देशों को साथ में जोड़ कर के हम उन विषयों पर विचार नहीं करेंगे। तो हमारा हमेशा ये फ़ोकस ये रहा है कि the issues of contention would be sorted out or would be resolved by engaging in a bilateral dialogue between the two countries, not in a multilateral dialogue or a regional framework. That also needs to be understood. इसी के साथ में हमने हमारे जो पड़ोसी जो देश है, उनके साथ संबंधों को सुधारने के लिए 1949 में 1949 में भूटान के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, और साथ ही में नेपाल के साथ 1950 में हमने जो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने विकसित की कर रखी है। भूटान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, नेपाल के साथ भी हमारे संबंध अच्छे ही हैं, क्योंकि यह जो नेपाल जो है, एक प्रकार से एक छोटा भाई के नाते ही भारत हमेशा नेपाल को ट्रीट करता आया हुआ है। और हम कहते हैं, ये हमें तो पता ही है कि नेपाल और भारत के बीच में पोरस बॉर्डर्स है, तो नेपाली लोग भारत में आ सकते हैं, भारतीय लोग नेपाल में जा सकते हैं, उसके लिए वीजा वगैरह की आवश्यकता नहीं। हालांकि कुछ जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज है, जैसे लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी, ये जो उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर्स जो है नेपाल के बॉर्डर्स के साथ जो जुड़ी है, तो उनमें ये जो मैंने जो कहा है, उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ नाम का जो जिला है, जो नेपाल के साथ बॉर्डर्स जो शेयर करता है, यह जिला मतलब उत्तराखंड राज्य शेयर करता है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस है, जगह है, उसमें लिम्पी आधुरा, लिपू लेक और काला पानी, ये 3 जगहों या इन जगहों से संबंधित ये जो बॉर्डर्स है, 372 स्क्वायर किलोमीटर्स का बॉर्डर्स है। उस बॉर्डर्स को लेकर के जो है नेपाल के साथ हमारे संबंध बीच-बीच में थोड़ा-सा उसका फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे ये मई महीने में 2014 के मई में ही उन्होंने जे 100 रुपीज़ की एक जो करेंसी जारी की थी, नोट जारी किया था नेपाल की सरकार ने। उसमें ये जो लिपुलेख लिपू लेक और काला पानी से संबंधित जो बॉर्डर्स का एरिया, जो अभी भी अनरिज़ॉल्व्ड बॉर्डर इश्यूज़ है नेपाल के साथ, उन्होंने नेपाल का हिस्सा करके दिखाया था।
तब भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि सिर्फ आप इस प्रकार से मैप को दिखाने से मुद्दे नहीं सुलझेंगे, वो साथ में बैठ कर के मुद्दे सुलझाने पड़ेंगे। फिर भी कमोबेश अगर हम देखने की कोशिश करें, तो नेपाल, भारत और भूटान इनके साथ हमारे संबंध हमेशा ही अच्छे रहे हैं और उनको मेंटेन करने की हम सदैव कोशिश करते ही रहते हैं। दैट वी नीड टू रिमेंबर। और साथ ही में हमने जो हमारे पड़ोसी देश है, उनके साथ संबंधों को सुधारने के लिए, अच्छे रखने के लिए प्राइमरीली चाइना, क्योंकि चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री एंड द मोस्ट पावरफुल नेबरिंग कंट्री और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आल्सो। उनके साथ हमारे संबंधों को अच्छा करने के लिए 1954 में जो पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था, तब चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर थे, चाइनीज प्रीमियर जो इन लाई चौ इन लाई जो थे, और साथ ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में ये पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 5 महत्वपूर्ण, ये जो पंचशील जो हम कहते हैं, ये बुद्धिस्ट आइडिया है। और चूंकि भारत और चाइना जो है, दोनों में भी हमने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि सिविलाइजेशनल एक कंटिन्यूटी है दोनों देशों के बीच में। भारत से ही जो बुद्धिज्म है वो चाइना में चला गया, इसलिए जो चाइना और भारत की एक मतलब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और साथ ही में सिविलाइजेशनल हम सांस्कृतिक आदान प्रदान इन दो संस्कृतियों के बीच में होता रहा है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए 1954 में ये पंचशील एग्रीमेंट बनाए गए थे। उसमें 5 महत्वपूर्ण पंचशील मतलब 5 मुद्दों पर जोर दिया गया था। उसमें पहला था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। एक दूसरे की जो सीमाएं हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब सीमाओं की सुरक्षा, एक दूसरे की एक दूसरे देश की जो सीमाएं हैं, उनकी सुरक्षा और उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यह बात पहला मुद्दा उसमें पंचशील एग्रीमेंट में था। सेकंड इज म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, एक दूसरे के खिलाफ हम युद्ध नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन मतलब अनाक्रमण का भाव जो हम रखेंगे। तीसरा जो है म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस, कि चाइना भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और भारत चाइना के मामलों में, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह तीसरा मुद्दा था, म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस। पांच जो तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा जो है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, समानता और साथ ही में एक दूसरे की फायदे की बात जो है, उन बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस मतलब शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण ढंग से हम इस दुनिया में अस्तित्व हमारा बनाए रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे पंचशील एग्रीमेंट। तो पंचशील एग्रीमेंट आल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी एंड 1960 से लेकर के 1990s के बीच में अगर हम देखें, तो हमने रीजनल असर्शन एंड एस्टैब्लिशिंग सब कॉन्टिनेंटल हेजीमोनी 1960 से लेकर के 1990 के बीच में थोड़ा हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक अ, उसमें एक महत्वपूर्ण तो थोड़ा-सा असर्ट करने वाली बनाया। मतलब उसको थोड़ा-सा हम कहेंगे कि भारत के हितों को आगे बढ़ाते हुए भारत जो साउथ एशिया में जो सेकंड इम्पोर्टेंट कंट्री है, तो वह दिखना भी चाहिए इस दिशा से। कोशिशें 1960 से 1990 के बीच में हुई है। उसमें अगर हम देखें, तो ये जो मोनरो डॉक्ट्रिन है, वो मोनरो डॉक्ट्रिन के आधार पर भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है, उसको डेवलप करने की कोशिश की। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो भारत ने ये निश्चित कर लिया कि साउथ एशिया में जितने भी देश और जो भी वहाँ का जो पॉलिटिकल राजनीतिक परिवेश है, उसमें बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को नहीं स्वीकारा जाएगा। ये बात अगर हम देखें, तो हम भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो कश्मीर का जो मुद्दा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा मानते हैं, और वो मानते हैं कि पूरा कश्मीर, जो वो कहते हैं कि भारत में जो कश्मीर है, वह कश्मीर को भी वो अपना हिस्सा मानते हैं। तो कश्मीर को लेकर के जो मुद्दे हैं, हमने हमेशा कहा है कि ये साउथ एशिया का मामला है और भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। यूनाइटेड स्टेट्स या फिर रशिया, इनके कभी भी हमने नेगोशिएशंस को या फिर उनके द्वारा चलाए गए
या उनके द्वारा ऑफर किए गए किसी प्रकार के जो मध्यस्थता को हमने कभी भी स्वीकारा नहीं। तो इसी प्रकार से भारत ने 1960 से लेकर के 1990 के बीच में ये जो रीजनल असर्शन और साथ ही में सब रीजनल हेजेमोनी मतलब साउथ एशिया में अपने आप को एक महत्वपूर्ण है ही हम, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट कंट्री, वी हैव लार्जेस्ट इकोनॉमिक साइज एंड वी आल्सो हैव अ लार्जेस्ट population base in our country and therefore we no doubt are the regional hegemons। तो उसको और एस्टैब्लिश करने की कोशिश 1960 से लेकर के 1990s के बीच में हुआ और उसमें जो मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है, मॉनरो डॉक्ट्रिन, उसको महत्वपूर्ण भूमिका हमने बताया था। मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है, जिस तरह उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मॉनरो डॉक्ट्रिन में जो है उसमें 3-4 मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। जेम्स मोनरो करके यूनाइटेड स्टेट्स के एक पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने वो डॉक्ट्रिन दी थी। उसका उद्देश्य यही था कि हम यूरोपियन देश या वर्ल्ड विश्व के किसी भी अन्य हिस्सों में जो भी पॉलिटिकल घटनाएँ हो रही है, जो भी घटनाएँ हो रही है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम हमारे हमारा जो रीजन है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा उन्होंने। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब नॉर्थ अमेरिका में आज का जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है और साउथ अमेरिका में ये सब अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, मेक्सिको, बोलिविया, कोलंबिया, ये सारे जो देश है जिनको हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहते हैं, ये सारी कंट्रीज़। तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को उन्होंने वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा और उन्होंने कहा कि ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ये जो एरिया है, ये जो लोकेशन है, जियोग्राफिक लोकेशन, उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर उन्होंने कहा और यह हेमिस्फीयर जो है वो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और इसमें किसी का भी हस्तक्षेप हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आइडिया थी। तो मोनरो डॉक्ट्रिन की जो 4 प्रिंसिपल्स है आप लोगों की याद रखने के लिए आप याद रखिएगा। उसमें पहला मुद्दा था कि यूएस वुड नॉट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वुड नॉट इंटरफियर इन द यूरोपियन अफेयर्स। यूरोप के जो भी अफेयर्स है, उनकी जो भी अंदरूनी जो कलह है, उनमें जो भी डिस्प्यूट्स है, उन डिस्प्यूट्स में किसी भी देश की साइड जो है यूनाइटेड स्टेट्स नहीं लेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये पहला मुद्दा था। सेकंड मुद्दा था यूएस वुड नॉट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स वुड नॉट इंटरफियर with the existing colonies and dependencies in the western hemisphere। तो ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये यूरोप की जितनी भी कॉलोनीज है और उनकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है उसके संदर्भ में भी यूनाइटेड स्टेट्स को इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा यह था कि द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाज क्लोज फॉर फ्यूचर कोलोनाइजेशन मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर यह यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और किसी भी देश को वहां पर जाकर के नए देश में कोलोनाइजेशन मतलब उपनिवेशवाद करने का कोई भी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो चौथे मुद्दे में है उन्होंने कहा कि एनी अटेम्प्ट बाय द यूरोपियन पावर to oppress or control any nation in the Western Hemisphere would be viewed as a hostile act against the United States। ये जो 4 मुद्दे थे उन्होंने कहा कि तो चौथे मुद्दे में ये मॉनरो डॉक्ट्रिन कहती है कि कोई भी यूरोपियन पावर हो या और अन्य कोई भी पावर हो, अगर वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदरूनी मामलों में या फिर वहां पर कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स यह समझेगा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है और उसके खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जो सही कदम मिलिट्री या फिर जो भी इकोनॉमिक कदम लेने होंगे, वह कदम लेगा। तो इस प्रकार से जो है, ये मोनरो डॉक्ट्रिन थी। मतलब इस मोनरो डॉक्ट्रिन का क्रक्स क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस माना और उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में किसी भी अन्य देश के हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस को कोई जगह उन्होंने छोड़ी नहीं, वह स्पष्ट कर दिया। उसी प्रकार से जब हम ये बात कह रहे थे कि 1960 और 1990 के बीच में जो है, भारत ने रीजनल लेवल पे अपना असर्शन अपना जो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो साउथ एशियन रीजन है मतलब इमीडिएट नेबरहुड एक्सेप्ट चाइना, एक्स चाइना को छोड़ते हुए जितने भी साउथ एशियन रीजन्स है उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा मानेंगे, अफगानिस्तान पूरी तरह से नहीं, लेकिन
जो जुड़े हुए देश है, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, मतलब पाकिस्तान भी है। वही जो 7 देश है, अब तो उसका अफ़गानिस्तान में भी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब सार्क में उसको इंक्लूड किया गया है। तो ये सारा एरिया जो है इन्फ्लुएंस हमारा है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप हम नहीं स्वीकारेंगे। ये मोनरो डॉक्ट्रिन के आधार पर हमने तय किया था 1960 से 1990 के दशक में। तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हमारा हिस्सा है। इसी के साथ में अगर हम देखें तो 1975 तक जो था वो सिक्किम जो था वो एक चोग्याल वहाँ के जो राजा थे उनके उनकी उनकी राज्य व्यवस्था वहाँ पर चल रही थी। सिक्किम 1947 में भारत का हिस्सा नहीं बना था, ये हमें ध्यान में रखना होगा। जो सिक्किम का भारत में जो इंटीग्रेशन हुआ है 1975 में हुआ है। तो वहाँ के राजा चोग्याल राजा थे और वहाँ पे लोगों का वो राजा के प्रति बहुत ज़्यादा तो अ, सम्मान नहीं था और राजा को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं थे उसमें। लेप्चा, नेपाली और भूतिया ये जो कम्युनिटीज़ के लोग थे, ये उनका अपना-अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था। लेकिन राजा जो है वहाँ की सत्ता नहीं छोड़ना चाहता था और नेहरू जी ने भी वहाँ पर जो है हस्ताक्षेप मतलब हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए इस पॉलिसी को उन्होंने अपनाए रखा था। और उस सेंस में अगर देखें तो वहाँ का पुराना जो राजा था, छोग्याल राजा जो था वो 1963 में उसका देहांत हुआ और नेहरू जी का जो मृत्यु है 1964 में हुई। और उसके बाद में अगर हम देखें तो कुछ ब्रीफ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे लेकिन अ, जो है 1965 में ताशकंद में उनका देहांत हुआ। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने अनइक्विवोकली बड़ी स्पष्टता से कहा कि सिक्किम भारत का हिस्सा है और भारत के साथ हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1975 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, उसमें ये याद रखना है 36th अमेंडमेंट बिल लाया गया था। तो भारत की 36वीं जो संविधान सुधार है, उसके माध्यम से सिक्किम को भारत में इंटीग्रेट करते हुए भारत का एक राज्य बनाया गया था 1975 में, ये ध्यान में रखना है। तो ये विदेश नीति का ही हिस्सा है क्योंकि हमने जो हम असर्शन कर रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए जो आवश्यक कदम उठाने हैं, वो कदम हमने उठाए और सिक्किम को हमने हमारे देश का हिस्सा हमने बना लिया। साथ ही के इसी के साथ में अगर हम देखें तो जो 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध हुआ, इसे लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971 और ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में, यह भी घटना जो है 1971 में जो दिसंबर महीने में हुआ था 13 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को हमने चारों मुंडी चीत गिरा दिया था हमने और पाकिस्तान के कम से कम जो 90 या 92,000 जो सैनिक है, उन्होंने शरणागति सरेंडर किया था। जो पाकिस्तान की सेना जो घुसी थी यहाँ बांग्लादेश में और भारत ने जो है वहाँ की जो मुक्ति बाहिनी के जो भी लड़ाके थे, उनको एक मदद भी की थी, उसको ट्रेनिंग भी दिया था और साथ ही में भारत ने भी अपने सैनिक बांग्लादेश मतलब आज का बांग्लादेश तब का पूर्व पाकिस्तान में घुसाए थे और 13 दिन का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान चारों मंडी चित हुआ था और जो जनरल ए के नियाज़ी जो पाकिस्तानी सेना के जो जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे वो और वो इंचार्ज थे वो सब सेना के वहाँ के ऑपरेशंस के। उन्होंने जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने जो है 1971 में 92,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया था, शरणागति दी। और हमने उन सैनिकों को तो छोड़ दिया था 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और तब पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ था और उसके ये तय हुआ कि हम जो है हमारे जो भी विवादास्पद मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच में होंगे, वो हम बायलैटरल टॉक्स के माध्यम से मतलब दोनों देशों के बीच के मुद्दे सिर्फ़ 2 ही देश मिलकर के हम सुलझाएँगे। किसी अन्य देशों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही में हम एक-दूसरे की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है, सीमाओं का जो है हम सम्मान करेंगे। इसी के साथ में हम अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, टेररिज़्म को बढ़ावा नहीं देंगे। इस प्रकार की अनेक सारी जो बातें हैं वो शिमला एग्रीमेंट में 1972 में हुआ था। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो उन प्रकार के जितने भी एग्रीमेंट हुए थे उनका कभी पाकिस्तान ने पालन नहीं किया। पर फिर भी ये जो 1971 का बांग्लादेश वॉर हुआ, उसके बाद में बांग्लादेश अलग देश ही बन गया और इसके साथ में शिमला एग्रीमेंट हुआ, यह भी हमारे नेबरहुड पॉलिसी का हिस्सा है।
और इंडियाज़ मिलिटरीली 1987 में अगर हम देखें, तो भारत ने जो है इसका भी परिणाम भारत की विदेश नीति पर हुआ है। श्रीलंका में 1987 में 1987 में भारत ने शांति सेना के नाम पर भारतीय सैनिक जो है, अपने ही मतलब तमिल ब्रदर्स के खिलाफ वहाँ पर हमने उतारे थे। उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1989 में जो है, राजीव गांधी की हत्या भी हुई और हमारे श्रीलंका के साथ संबंध बड़े लंबे समय तक बिगड़े भी रहे। तो इसका भी परिणाम जो है, अगर हम कहें कि नेबर, लेकिन हमारा यह, जब हम सैनिक 1987 में श्रीलंका में भेज रहे थे शांति सेना के नाम पर, वो इसलिए कि नेबरिंग कंट्रीज़ में जो है शांति बनी रहनी चाहिए, ये उद्देश्य था। इसी के साथ में जो सार्क जो है 1985 में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम मैंने हिंदी में कहा था, दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन का निर्माण जो 1985 में हुआ। और इसका उद्देश्य यह था कि ये जो साउथ एशिया में जो 7 देश है, 7 देश उसके सदस्य राष्ट्र हैं, सार्क के, इनके बीच में जो कोऑपरेशन है, सहकारिता का भाव बढ़ाते हुए साउथ एशिया को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहिए, इस प्रकार का उद्देश्य रखा गया था सार्क के निर्माण को लेकर के। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सतत एक टेंशन का वातावरण है, इसलिए एक ये जो सार्क जो है, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटी या फिर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती हुई दिखाई नहीं देती। फिर भी जो छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ है, वो सार्क के माध्यम से आगे चलाई जाती है। वो नेबरहुड पॉलिसी का हिस्सा है। अब 1990 से लेकर के 2000 के बीच में जो है, हमने जो पॉलिसी अपनाई है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो हमने अ, हमारी विदेश नीति में लाई है, उसको कहते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। And it was introduced under which India made an attempt to assure the region of its support to the policy of providing unilateral concession. इसका मतलब क्या है कि 1990 से लेकर के 2000 के बीच में अगर हम देखें, 1991 में हमने ये जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की मॉडल को स्वीकारा। और अगर हम देखें 1991 से लेकर के 1995 और उसके बाद में सतत जो है, हमारी आर्थिक प्रगति हम सदैव सतत ढंग से करते जा रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक साइज़ बढ़ा और हमने कहा कि ये जो नेबरहुड जो है, हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है, कम से कम इमीडिएट नेबरहुड है, उसमें हमें वहाँ पर स्थिरता कायम करना। और इसी के साथ में उनमें अगर हम कुछ मदद का हाथ बढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। और साथ ही में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको भी काउंटर किया जा सकता है। इस उद्देश्य को लेकर के जो है गुजराल डॉक्ट्रिन का निर्माण जो है किया गया। और उसमें गुजराल डॉक्ट्रिन जो है, उसके माध्यम से अ, यह बातें की गई कि ये जो इंद्र कुमार गुजराल जो थे भारत के प्रधानमंत्री, उसके समय में ये डॉक्ट्रिन का विकास किया गया, इस नीति का विकास किया गया, इसलिए इसको गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। तो इसके माध्यम से हमने जो ज़रूरतमंद देश है, उनको मदद करने की जो बात है, उस बात को हमने बढ़ावा दिया और समय-समय पर हम मदद कर भी रहे हैं। ये जो 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं गुजरात डॉक्ट्रिन के, गुजरात नीति के, उसको समझने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा है कि इंडिया डज़ नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी विद द नेबर्स बट गिव्स ऑल दैट इट कैन इन गुड फेथ एंड ट्रस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो आस-पड़ोस के जो देश है, पड़ोस के देश है, इमीडिएट नेबरहुड के जो देश है, वहाँ की अगर आर्थिक समस्याएँ हैं, वहाँ की राजनीतिक समस्या है या अन्य जो भी समस्या है, उनकी मदद करने की जब आवश्यकता होगी, तब उसके मुबदले में हमें भी कुछ मिलेगा, यह अपेक्षा रखे बगैर हम पड़ोसी देशों की सहायता करेंगे। और उससे एक अच्छा वातावरण, एक भारत के प्रति विश्वास का वातावरण, एक सद्भाव का वातावरण बने, इस दिशा से हम कोशिशें करेंगे। यह पहला मुद्दा था गुजरात डॉक्ट्रिन का। दूसरा मुद्दा है, नो साउथ एशियन कंट्री विल अलाउ इट्स टेरिटोरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन। ऐसा है कि साउथ एशिया का कोई भी देश जो है, अन्य देश के खिलाफ मोर्चा मोर्चाबंदी करने के लिए या अन्य देश को तकलीफ देने के लिए अपनी टेरिटोरी का मतलब अपनी भूमि का उपयोग अन्य देश को नहीं करने देगा, जैसे पाकिस्तान चाइना को करने दे रहा है। लेकिन ये गुजराल डॉक्ट्रिन की आइडिया यह थी कि सभी देश जो साउथ एशिया के जो थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, साथ में आकर के इस बात पर एक अग्रीमेंट बना ले कि अपनी भूमि, अपनी टेरिटोरी का जो इस्तेमाल है, किसी अन्य देश के खिलाफ किसी अन्य देश को करने नहीं देंगे।
ये मुद्दा जो है वो गुजरात डॉक्ट्रिन के माध्यम से हमने सामने लाया। तीसरा मुद्दा जो है, 5 महत्वपूर्ण मुद्दे जो गुजरात डॉक्ट्रिन के हैं, उनमें जो तीसरा मुद्दा है, ऑल साउथ एशियन कंट्रीज मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। एक-दूसरे की जो सीमाएँ हैं, सीमा सुरक्षा की बात है और साथ ही में संप्रभुता की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनका सम्मान सारे साउथ एशियन देश करेंगे। यह तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा था नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री। किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे कोई भी देश, और सेटल ऑल द डिस्प्यूट। जो साउथ एशियन कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज विल सेटल ऑल द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम थ्रू पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस। एक पीसफुल ढंग से, और 2 देश मिलकर के जो जो 2 देशों में संबंध है या जो भी मुद्दे हैं, विवादास्पद मुद्दे हैं, वह 2 देश ही बैठ कर के नेगोशिएशंस करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि 19 भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि the disputes between the countries, particularly in South Asia, would be resolved by them through a dialogue, through a peaceful means, through the means of bilateral negotiations or bilateral dialogues। 2 ही देश बैठ कर के चर्चा करेंगे। वो मल्टीलैटरल फोरम्स का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा, यह भारत का पहले से मुद्दा क्लियर है और उस मुद्दे को लेकर आज भी हम कायम हैं। हम किसी भी देश का या अन्य भी देश का, साउथ एशिया में ही अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, तो हम बांग्लादेश या फिर नेपाल या श्रीलंका को बुला करके उसको नहीं सुलझाएँगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश ब बैठ करके वो एक पीसफुल मीन्स से डायलॉग करके उनके मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहले से शुरुआत से 1947 से ही हमारा यह स्टैंड रहा है। नाउ भारत की ये जो विदेश नीति है, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जब भी हम बात कर रहे हैं, उसका रेलेवेंस मतलब आज के समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है, वह बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसकी प्रासंगिकता की जब चर्चा करेंगे, रेलेवेंस ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की जब भी या नेबरहुड पॉलिसी की जब भी हम चर्चा करेंगे, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि उसके जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी रिलेटेड उसके इम्प्लीकेशंस है, उसकी प्रासंगिकताएँ हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम ध्यान में रख कर के हमने नेबरहुड पॉलिसी बनाई है, और साथ ही में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। हम जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मतलब भू सामरिक जियो स्ट्रेटेजी की जब भी बात कर रहा हूँ मैं, मिलिट्री सुरक्षा की बात होती है, तो जियो स्ट्रेटेजिक मतलब भू सामरिक जो हमारे हित है, उसमें रीजनल लीडरशिप हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। काउंटरिंग चाइना, चाइना के जो बढ़ता इन्फ्लुएंस जो साउथ एशिया में बढ़ा रहा है, या फिर पूरे एशिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको हम काउंटर करना चाहते हैं। और सब इसी के साथ में ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स है, जैसे यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस प्रकार के जो मल्टीलैटरल फोरम्स है, उसमें भी हम चाहते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है हमारे साथ खड़े रहे। तो when we talk about the relevance of India's neighborhood policy in today's geopolitical landscape, we will have to see that the relevance of India's neighborhood policy in terms of geostrategic interest, भू सामरिक इंटरेस्ट, इसमें जियोस्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हमने कहा रीजनल लीडरशिप। When we talk about the regional leadership, we seek cooperation from neighbors in the Indian Ocean region। मैंने कहा इंडियन ओशन रीजन की हमने बात की है, which all countries are included in that। तो आप जब सुन रहे हो तो उसकी थोड़ा सा हम आप जो है आप थोड़ा सा ये भी बनाते रहिए कि अपना नोट्स बनाते रहिए। सिर्फ सुनकर अगर बात को आप याद रखने की कोशिश करोगे तो वो संभव नहीं होगा। हमने कहा था कि इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स, सीशेल्स, मॉरिशस, कोमोरोस, श्रीलंका, बहरीन, मादागास्कर, कतार, ओमान, सोमालिया, सिंगापुर, ये जो देश है वो इंडियन ओशन रीजन में आते हैं। तो भारत क्या चाहता है जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, हम रीजनल लीडरशिप को हमारे डेवलप करना चाहते हैं। इन दैट वी सीक cooperation from neighbors in the Indian Ocean region, and I had told you how Indian Ocean region is very important for us. That has become a pivotal zone of global strategic competition, and
that zone would reinforce India's central position in South Asia. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साउथ एशिया में हमारी रीजनल लीडरशिप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वह हमारे लिए ये जो नेबरहुड पॉलिसी का महत्व है। सेकेंड इज काउंटरिंग चाइना। हमने कहा कि चाइना इज continuously growing and China is trying to encircle India from various sides and China is trying to contain also because China का जो ये जो मिडिल किंगडम सिंड्रोम है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम मतलब ऊपर ईश्वर है, नीचे पाताल है और बीच में जो जमीन है और जमीन पे हम राजा है। तो वो पूरे देश में वर्ल्ड में वैसा चाहते हैं, लेकिन वर्ल्ड में तो संभव नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स इज अ मोर पावरफुल देन चाइना, लेकिन एशिया में वह चाहता है कि उसके बराबर का कोई भी दूसरा देश खड़ा ना रहे। इसलिए आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप या फिर जब भी किसी को इंटरनेशनल डेजिग्नेट टेररिस्ट घोषित करने की जब बात होती है, तब हमेशा ही भारत के पोजीशन के खिलाफ जो है चाइना खड़ा रहता है। भारत को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि भारत में एक अड़ंगा ही भारत की अपनी कैंडिडेचर में अड़ंगा भी ही डालता है। चाइना स्टैंड्स एज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। सो cooperation with neighbors will help India counter Chinese influence and meet the aspiration of becoming not net security provider in IOR. IOR मतलब इंडियन ओशन रीजन जो है इसमें। तो चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर करना, उसको रोकना, यह भी उद्देश्य है भारत की नेबरहुड पॉलिसी। और हमने कहा कि सपोर्ट इन मल्टीलैटरल फोरम, जैसे मैंने पहले ही कहा है, तो इंडिया सीक्स कोऑपरेशन विद इट्स नेबर्स and wants to partner with them in critical areas as a representative of global south in various multilateral forums like UNSC मतलब United Nations Security Council, WTO and International Monetary Fund. And then cooperation with them at multilateral fora has introduced a regional sub-regional dimension to bilateral relations and led to a stronger understanding of the region. So what do we need to understand is कि ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जो परमानेंट पोजीशन सीख कर रहा है, उसकी डिमांड रख रहा है, और अनेक सारे मुद्दे जो है डब्ल्यूटीओ पे जो भी नेगोशिएशंस होते हैं उसमें भारत अपना जो मुद्दा रखता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संदर्भ में भी जो भी चर्चाएं होती, जो भी निर्णय होते हैं, उसमें भारत अपना जो पोजीशन रखता है, उसमें भारत चाहता है कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो हमेशा या इंडियन नेबरिंग कंट्रीज, इमीडिएट नेबरहुड एज वेल एज एक्सटेंडेड नेबरहुड, ये सारे जो रीजन्स है भारत के जो देश है भारत के साथ खड़े रहे। तो ये पहला जियो स्ट्रेटेजिक मतलब भू सामरिक हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत की ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा जो है सिक्योरिटी से संबंधित है। तो उसमें जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें आता है कि separatist groups may find refuge across borders. India needs neighbors who respect her sovereignty and territorial integrity and do not allow any insurgent groups. For example, Myanmar is seen as a key partner in the fight to end insurgency in India's northeastern states. That is very important. कि भारत जब हम सिक्योरिटी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की संदर्भ में हम महत्वपूर्ण है इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इस सेंस में कि जैसे जो टेररिज्म से संबंधित मुद्दे हैं या इलीगल माइग्रेशन है, और इसी के साथ में जो ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जो मणिपुर में अभी कुकी और मैतेई के बीच में जो संघर्ष चला, तो यह भी बातें सामने उठने लगी कि म्यांमार से ये जो कुकी ग्रुप्स है वो भारत में घुसकर आए और उन्होंने अनेक प्रकार की जो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, ड्रग के बिजनेस में, ड्रग ट्रेड में जो है वो इन्वॉल्व है। और इसलिए वो जो वहाँ के जो बीरेन सिंह वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इनके खिलाफ क्लैंप डाउन किया, इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर उन्होंने हंगामा क्रिएट किया, यह भी बातें सामने आने लगी थी। उसकी सत्यता मतलब उसके अनेक सारे डायमेंशन से एक डायमेंशन नहीं है। मैं कुकी या मैतेई को दोषी नहीं मानता हूँ, वो तो सिक्योरिटी का अलग मुद्दा है, वो चर्चा का अलग मुद्दा हो सकता है, किसी अन्य वीडियो में शायद हम उसकी चर्चा करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इंसर्जेंसी के मामले या फिर आज की परिस्थिति वहाँ की क्या है, उसके संदर्भ में हम एक अलग शायद वीडियो करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे।
लेकिन भारत के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब हमारी जो ज्योग्राफिक बाउंड्रीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये जो नेबरहुड पॉलिसी जो महत्वपूर्ण है। प्राइमरली हमने कहा सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो टेररिस्ट ग्रुप, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशन, इन सब कॉन्टेक्स्ट में जो है जो नजदीकी देश है उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश। इन देशों ने भारत की मदद जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनको नहीं पनाह देने की बात करी है। और ये जो शेख हसीना हसीना वाजिद की सरकार है, उन्होंने भारत के खिलाफ जो भी टेररिस्ट वहां पर जाके छुप के रहते थे उनको संरक्षण देना उन्होंने बंद किया। तो हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इंसर्जेंसी है वह बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल हो चुकी है। दैट इज वन एस्पेक्ट। जब मेरीटाइम सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, मतलब ये जो सामुद्रिक सुरक्षा जो है, उसमें जो मेरीटाइम डोमेन enables ready flow of threats and challenges such as 2008 Mumbai terrorist attack. Cooperation with neighboring countries like Maldives, Sri Lanka, Bangladesh, and Myanmar will help India effective policing of its waters। तो मेरीटाइम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हम चर्चा करेंगे कि जो भारत की जो विदेश नीति की जो महत्ता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी जब चर्चा करेंगे तो मेरीटाइम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भारत का हमने कहा है कि बहुत बड़ा जो कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन रीजन में जो है, भारत का जो है 7,500 जो किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन भारत के पास है। और साथ ही में 4,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज है। और भारत में दो भारत के स्वयं के या फिर जो पार्टनर्स से बनाए हुए या जो प्राइवेट कंपनीज है उनके बनाए हुए जो है उसमें 212 एक्टिव पोर्ट्स है, मतलब बंदर है। और साथ ही में कमर्शियल, नॉन कमर्शियल शिपिंग, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, टूरिज्म और फिशिंग, ये सब चीजों के लिए जो है ये जो समुद्र जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस मेरीटाइम सिक्योरिटी को बनाए रखना, इस भारत की सामुद्रिक सीमाएं जो है उनको बनाए रखना नेवी, कोस्ट गार्ड, इनके माध्यम से ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा है कि हमारा एक कोस्ट लाइन है, उसके हमारा एक जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके आगे तो हम नहीं जा सकते। इसलिए किसी अन्य देश की कोस्ट लाइन का इस्तेमाल करते हुए या फिर उनका नेविगेबल वाटर वेज का इस्तेमाल करते हुए भारत में अगर घुसकर आते हैं तो हमारे लिए सिक्योरिटी के अनेक सारे समस्याएं निर्माण होती है। जैसे 2008 में ये जो मुंबई अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, वो कोस्ट लाइन मतलब ये समुद्र सीमाओं से ही वो भारत के अंदर घुसे थे। तो इसलिए भी जो है हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो ये जो कोस्टल सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर किया जा सकता है। या जॉइंट एक जो इंस्पेक्शन है कोस्ट गार्ड्स के बीच में, पुलिस के बीच में, एक जॉइंट और नेवी के बीच में एक जॉइंट कोऑपरेशन के माध्यम से भी ये जो मेरीटाइम सिक्योरिटी से संबंधित जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। सो देयरफॉर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जब भी बात करेंगे तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन दोनों भी चीजों को लेकर के भारत ने जो ये विदेश नीति बनाई है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो उसमें एनर्जी सिक्योरिटी, ब्रिजिंग डेवलपमेंट डेफिशिएंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो हम एनर्जी सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि इंडिया northern neighbors Nepal and Bhutan have a huge hydropower potential. Also, cooperation with neighbors in the Indian Ocean is critical to prevent disruption in import of oil and gases. So, energy security के context में हम जब भी बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब हमारे आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी जो विदेशियों को मतलब हमारे जो पड़ोसियों को महत्व देने की जो हमारी यह जो विदेश नीति है उसका हमारे आर्थिक हितों से भी उसका जुड़ाव है, आर्थिक हितों के संदर्भ में भी उसकी प्रासंगिकता है, उसका महत्व है। इसलिए कि एक तो जो है इकोनॉम एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर जब बात करते हैं तो भूटान हुआ, नेपाल हुआ और साथ ही में बांग्लादेश। और इनके साथ हमारे जो हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स हम बनाने की बातें कर रहे हैं, कुछ हाइड्रो पावर्स हम बना भी रहे हैं। इस संदर्भ में भी उससे क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है यह हमारी विदेश नीति की ये जो विदेश नीति में हम जो पड़ोसियों को प्राथमिकता देते हैं
उसकी प्रासंगिकता है, हमें ध्यान में रखना होगा। और साथ ही में अगर हम देखें, तो हम यही इन्हीं देशों के मेरीटाइम मेरीटाइम से क्या मतलब, ये जो हमारे समुद्र के माध्यम से ही जो है हम क्या करते हैं कि इंडियन ओशन से ही हम जो है ऑयल जो है और गैस है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वी आर अ एनर्जी एंड ये एनर्जी एनर्जी वी डोंट हैव इनफ एनर्जी विद अस, so we need to we always import oil and gas from primarily West Asian countries, and that transportation takes place through the Indian Ocean, and therefore ये इस इकोनॉमिक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारा ये जो वाटरवेज है, नेविगेबल वाटरवेज मैंने कहा है 4500 किलोमीटर्स का जो है भारत के पास, 14500 किलोमीटर्स का, तो इन्हीं के माध्यम से हमारे जितना भी ट्रेड होता है, ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये जो वाटरवेज है वो उसमें कोई डिसरप्शन ना आए, उसमें कोई भी जो सी पायरेट्स घुस के जाए या फिर वहां पर अनेक सारी समस्याओं का निर्माण ना हो, इसलिए भी हमारी विदेश नीति जो पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे संबंध अच्छे बनाए रखना आवश्यक है, और हमारी विदेश नीति जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी महत्व रखती है, ये ध्यान में रखना है। And also you need to remember is that more than 80% of India's oil and over 50% of gas is sourced from various parts of the world that travels over the sea. हमने कहा कि भारत का जो टोटल एनर्जी नीड्स है उसमें से ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 80% ऑफ ऑयल एंड ओवर 50% ऑफ गैस, ये जो है वह ये जो इंडियन ओशन मतलब सागर से ही होकर के सागरी रास्तों से ही भारत में आता है, इसलिए इसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के एस्पेक्ट एस्पेक्ट में, एनर्जी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में भी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हमने कहा कि ब्रिजिंग डेवलपमेंट डेफिसिट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वह हमारे जो विदेश नीति है, जो प्राथमिकता हम जो पड़ोसियों को देते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि active outreach to neighboring countries would also be helpful in the development of India's northeastern states. For example, Bangladesh has approved the use of its Chattogram and Mongla ports by India for transit and transship of cargo to its northeast states, and also northeast could also be connected to Southeast Asia for trade and economic cooperation through Myanmar, only through Asian countries sharing a land. The only Asian country sharing a land border with India. Therefore, now we need to understand this thing also. ये जो bridging development deficit in the northeastern states की जब भी बात, नॉर्थ ईस्ट की जब बात कर रहे हैं, प्राइमरली हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी महत्वपूर्ण भूमिका, उसकी प्रासंगिकता इस सेंस में है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके विकास के लिए भी, और साथ ही में जो बांग्लादेश के साथ हम छोटोग्राम या मोंगला छाटोग्राम एंड मांगला नाम का ये जो पोर्ट है, इसके माध्यम से हम जो बांग्लादेश के साथ अभी व्यापार हमने शुरू किया है। साथ ही में म्यांमार से होकर के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का मैंने बताया था कि उसमें ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, इतने सारे देशों के साथ हमें जुड़ने के लिए और उनके साथ आर्थिक सहायता को बढ़ावा देने के लिए भी जो है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो तीसरा हम जो बात कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए भी ये जो है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। India's rich cultural and historical ties with its neighbors help promote its diverse cultural values and soft power influence in the region. For example, the prevalence of Buddhism in India and South Asia acts as a tool to strengthen people-to-people ties and diplomatic relations. तो ये जो हमारे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की जब बात कर रहे हैं हम, या सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जब बात करते हैं,
मैंने ये कल्चर डिप्लोमेसी में हमने ये डिप्लोमेसी क्या होती है उसकी चर्चा मैंने ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के पर मैंने सेपरेट 3 लेक्चर्स किए हैं। अगर आपको समझने में इंटरेस्ट है तो डेफ़िनेटली आपको जब भी समय मिले तो आप ट्रैक 1, ट्रैक 2 और मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है उसको समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उन लेक्चर्स को ज़रूर सुन सकते हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि कल्चरल डिप्लोमेसी, फूड, कल्चर, डांस, सिनेमा, सॉन्ग्स, पीपल्स एक्सचेंज, एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे देश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो इसके माध्यम से जो एक सकारात्मक वातावरण बनता है 2 देशों के बीच में, लोगों के बीच में, इसके लिए भी जो है हमारी ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यह अब हम जब भी आप पर अगर सवाल पूछा जाएगा कि क्रिटिकली एनालाइज़ द रेलेवेंस ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी तो उसमें हमें यह सब चीज़ों को आवश्यक लिखना पड़ चाहिए कि हमारे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में रीजनल लीडरशिप को हमें डेवलप करने के लिए, काउंटरिंग चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए और इसी के साथ में भारत के जो भी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उसमें भारत की पोज़ीशंस को सपोर्ट करने के लिए भी नेबरहुड पॉलिसी का महत्व है। सिक्योरिटी के संदर्भ में हम देखेंगे तो इसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब भू भू सीमाएँ जो हैं, ज़मीनी सीमाएँ और साथ ही में समुद्री सीमाएँ, इनकी सुरक्षा के लिए भी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कारगर है। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात जब भी करेंगे तो उसमें एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, ब्रिजिंग डेवलपमेंट एफिशिएंसी इन द नॉर्थ ईस्ट और साथ ही में टू द नॉर्थ कनेक्टिंग टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थ्रू नॉर्थ ईस्ट। इसके लिए भी जो है ये नेबरहुड पॉलिसी जो है क्योंकि म्यांमार की बॉर्डर सीधे भारत के साथ जुड़ी है और म्यांमार से होकर ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ना हमारे लिए समय बचता है बहुत ज़्यादा। उसको ज़मीनी स्तर पर भी हम जो है सीमाओं से हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। ये इसके लिए भी जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रासंगिकता है और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की चर्चा में हमने अभी की है। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी और उसके चैलेंजेस क्या है दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस टू नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बाय इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एक तो है कि ये कहा जाता है कि लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब उसमें क्या है कि लैक ऑफ वेल डिफाइंड नेबरहुड पॉलिसी। तो हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी जो बनी है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है। Experts का कहना है कि experts claim that due to lack of well-defined neighborhood policy, India has focused more on managing its relationship with its neighbors rather than shaping them. एक well-defined policy नहीं है, संदिग्धता उसमें होने के कारण हम सिर्फ मैनेज ही कर पा रहे हैं, उसको शेप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको आकार नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कहना है। दूसरा जो एस्पेक्ट है, चैलेंज है नेबरहुड पॉलिसी के लिए तो एक स्ट्रेन बायलैटरल रिलेशंस जो है, फॉर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो सदैव खराब रहे हैं, यह भी एक कारण है। तो strained bilateral relations among some nations in the region have posed severe challenges to implementation of policies at a regional level. For example, out of 3 agreements on cross-border energy, motor vehicle movement and railway cooperation presented in the last SAARC summit, only one was signed on energy cooperation as Pakistan refused to sign the other 2 documents. ये हमें देखने की आवश्यकता है कि ये स्ट्रेन रिलेशंस जो है बायलैटरल रिलेशंस प्राइमरीली इंडिया एंड पाकिस्तान पिछली बार जब सार्क के माध्यम से ये 3 एग्रीमेंट्स को पास करने की जब बात हुई कोऑपरेशन को साउथ एशिया में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए उसमें जो था क्रॉस बॉर्डर एनर्जी देशों के बीच में ये जो एनर्जी है उसको बढ़ावा देना मोटर व्हीकल मूवमेंट जो है मोटर व्हीकल मतलब क्योंकि बॉर्डर्स तो जुड़ी हुई है तो मोटर व्हीकल के मूवमेंट को बढ़ावा देना और रेलवे कोऑपरेशन ये 3 मुद्दों को लेकर के जो अग्रीमेंट को आगे बढ़ाने की बात जब आई तो पाकिस्तान ने सिर्फ जो है एनर्जी कोऑपरेशन को ही उन्होंने स्वीकार लिया वो जो अग्रीमेंट्स ऑन एनर्जी कोऑपरेशन पर ही उन्होंने सिग्नेचर किए पाकिस्तानी सरकार ने या पाकिस्तान के अधिकारों ने एंड दे रिफ्यूज टू साइन ऑन अदर 2 agreements
दैट इज मोटर व्हीकल मूवमेंट एंड रेलवे कोऑपरेशन। इन 2 एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। और साथ ही में जैसे मैंने कहा था कि नेपाल के साथ जो है हमारे बॉर्डर रिलेटेड जो भी अभी जो कि छोटी-मोटी टेंशन्स बढ़ी थी, जो 372 किलोमीटर्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, उसमें लिम्पियाधुरा, लिम्पू लेक अ, लिप्पू लेक और काला पानी, ये जो एरियाज़ है जहाँ पर डिस्प्यूट नेपाल के साथ हमारे है। और साथ ही में इस प्रकार के बांग्लादेश के साथ में भी हमारे कुछ तीस्ता वाटर को लेकर के कुछ डिसएग्रीमेंट्स है, डिस्प्यूट्स है, इन सब चीज़ों तीस्ता वाटर शेयरिंग को लेकर के। और पाकिस्तान के साथ तो अनेक सारे प्रॉब्लम्स तो है ही। छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हमारे भूटान के साथ में भी होते रहते हैं, इस सेंस में होते रहते हैं कि अ, भूटान जो है भारत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता है और हमारी मदद की भी कुछ सीमाएँ हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो ये देश ब्लैकमेलिंग भी करने लगते हैं, क्योंकि फिर वो वहाँ पर चाइना तो बैठा ही है। भारत को काउंटर करने के लिए चाइना फिर वहाँ पर अपनी जगह बनाने लगता है। और इसके कारण भी कभी-कभी संबंधों में चढ़ाव-उतार आता रहता है, जिसके कारण जो है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अनेक सारे चैलेंजेस जो है आते रहते हैं। अब इसी के साथ में इस चैलेंजेस में सिक्योरिटी रिस्क की भी बात है। उसमें देखो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। The existence of the permeable borders backing from the host nations such as Pakistan and the escalation of extremism in neighborhood may collectively contribute to emergence of terrorist activities within India. Primarily, ये जो security risk में जब बात करते हैं, cross border terrorism is an important security risk for India. Though we have tried to work on improving our relationship with our neighboring countries, but our strained relations primarily with Pakistan also hinge on our security risk. And therefore, Pakistan has, as a state policy, used cross-border terrorism to deter India, उनकी जो ये to bleed India with thousand cuts की जो उनकी पॉलिसी है कि भारत के आमने-सामने तो युद्ध नहीं करेंगे। 1948, 65, 71, 1999, इन सभी युद्धों में उन्होंने भारत को शिकस्त तो दे नहीं पाए वो, भारत से हमेशा मार खाकर ही दौड़ना पड़ा है। मैंने कहा 1971 में सिर्फ 13 दिनों के युद्ध में एके नियाज़ी के जो सैनिक थे, बा 90,000 या 92,000 सैनिक जो है भारत के जनरल अरोड़ा के सामने उन्होंने सरेंडर किया था, वो तो, और हमने अलग देश ही बना दिया, पूर्व पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया है। तो आमने-सामने तो वो टिक नहीं पाएँगे, लेकिन वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म का सहारे से भारत को एक प्रकार से मात देने की कोशिश पाकिस्तान करता रहता है। इसलिए हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में या नेबरहुड पॉलिसी को ये हमारे चैलेंजेस हैं। ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग के इश्यूज तो है ही। India's drug trafficking problems have been exacerbated by its proximity to Golden Triangle and Golden Crescent. ये गोल्डन ट्रायंगल का एरिया है और गोल्डन क्रिसेंट का एरिया है। इन एरियाज की वजह से जो है, आप देखते हो कि म्यांमार से भी ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी, अफ़गानिस्तान के माध्यम से भी जो है ड्रग ट्रैफिकिंग का एक जो वाक़या चलता है। बांग्लादेश की भी जो कुछ पोरस बॉर्डर्स है, वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देती है। नेपाल से, क्योंकि नेपाल के साथ पोरस बॉर्डर होने के नाते ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेपाल से भी होती है। तो ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग के जो इश्यूज़ है, ये भी इश्यूज़ जो है हमारे ये जो नेबरहुड पॉलिसी है उस पर परिणाम करते रहते हैं, उसके लिए चैलेंजेस खड़े करते रहते हैं। एंड पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि सोमालिया में जो राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक अस्थिरता है, उसका परिणाम जो है, वो वहाँ पर जो है टेररिस्ट जो है सोमालिया के, वो सी पायरेट्स बन करके हमारे अनेक सारे जो कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल जहाज है, उन पर भी बहुत ज़्यादा एक प्रेशर डालते रहते हैं। ये सारे सिक्योरिटी रिस्क होने के कारण भी हमारे नेबरहुड पॉलिसी के है, वो चैलेंजेस है। तो when we talk about the challenges to neighborhood policy, all these things must be considered. First one is lack of comprehensive policy. Lot of experts say कि India lacks a well-defined neighborhood policy, and therefore uh, we always put in a lot of our efforts
on managing our neighborhood policy rather than shaping our neighbors and trying to create a congenial atmosphere through which we can we can galvanize, or we can initiate a substantive level of cooperation between the neighboring countries. Another aspect that we need to discuss also is that the strained bilateral relations, primarily our strained relations with Pakistan, have Pakistan particularly, this development has acted as a stumbling block in giving a definite direction or definite pace to gati dene ke liye, definite pace to our neighborhood policy. And then there are security risks. I talked about, we have talked about cross-border terrorism, drug trafficking, piracy of the coast of Somalia. All these things are important. All these things act as a stumbling block, or they are a challenge to our neighborhood policy. Thank you so much for listening. And again, I request you, if you have listened to the entire lecture, I request you to subscribe to my YouTube channel. Press the bell icon so that if whenever I upload a new video, you will get the notification. And also a humble request to you to share it among your friends and acquaintances so that they will also be benefited out of such lectures. Thank you so much again.